नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्स-रे डिफ्रैक्शन के बारे में। लिटरेचर जान लेते हैं सबसे पहले। एक्स-रे 0.1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच की वेवलेंथ वाली ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक्सरे कहा जाता है। डिफ्रैक्शन क्या है? डिटेल में तो अभी नहीं समझा सकता, पर मतलब समझा देता हूँ। इट्स नथिंग, जस्ट बेंडिंग ऑफ लाइट at sharp edges, corners। काफी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ये, वेव नेचर शो करता है। अब हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं, क्या मतलब आप सभी को आइडिया होना चाहिए कि कभी हम लोग कांच के गिलास में पानी पीते हैं तो हमारी उंगलियां छप जाती हैं, या फिर हम लोग कभी डायमंड को देखते हैं ग्लिटर करते हुए। इसका रीज़न क्या है? शायद आपको पता हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना। इट इज अ फिनोमिना शोन बाय वेव्स। क्या सभी वेव्स ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो टर्म यूज किया शो करती हैं ये फिनोमिना? शायद नहीं, आई एम श्योर नहीं करती हैं, क्योंकि एक्स रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं करती हैं। वो क्या करती हैं? टोटल एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि हम लोग डेंसर मीडियम से रेयर में जा रहे होते हैं, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर, और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, प्योर रिफ्लेक्शन होता है, ये पास नहीं करती है एक पर्टिकुलर एंगल के बाद। तो इस फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, अंदर ही अंदर। लेकिन एक्स-रेज के केस में ये नहीं होता है। वो लोग क्या फॉलो करती हैं? टोटल एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन। ये 9th-10th में, 10th में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बट इसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो ये वो फिनोमिना है जो एक्स-रे शो करती हैं। एक्चुअली ये बेंडिंग वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। उसके लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला है। उसमें अगर न्यू को, मतलब फ्रीक्वेंसी को, या फिर आप मान लीजिए फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में चेंज कर सकते हैं, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा से। तो लेमडा को अगर 0.1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच में रखते हैं, तो एक्स-रेज की वेवलेंथ रखते हैं, तो वो टोटल एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन शो करती हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो इसको अभी तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, पर बाद में ज़रूर करूँगा। तो बेसिकली होता क्या है एक्स-रे डिफ्रैक्शन में? कोई तो बताए। अरे हमें नाम बताते हैं। होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्स-रेज आती हैं किसी सरफेस पे, क्रिस्टल के सरफेस पे, और फिर स्कैटरिंग होती है। अब बहुत ही आसान है समझना। सबसे पहले एक देखिए, जो चाहे इसको 2 मिनट फॉरवर्ड कर सकता है, पर ये बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, रिप्रेजेंट कर लेते हैं ई से। ये कैसी वेव होती है? इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऐसे, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब ऐसे ऑसिलेट करते हुए आती है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हैं आप लोग? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब क्या होता है, ये एटम है, मान लीजिए प्लस चार्ज है, इसमें यहाँ माइनस चार्ज है। यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म मतलब प्लस न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन होता है। हमने एक साथ ऐसे दिखा दिया समझाने के लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। अब पहली बात, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इसको पोलराइज करने की कोशिश करेगी, कुछ इस तरह से। अब ऑसिलेटिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपस में चेंज होता रहता है। कभी छोटा हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना? ये ऑसिलेट करने लगती है, एक तरह से डायपोल बन जाता है। ये डायपोल ऑसिलेट करने लगता है। होता है इसकी वजह से ये आ रही है, इस पे टकरा रही है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स रेज, तो ये ऑसिलेट करने लगता है। लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है वो फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंडेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की फ्रीक्वेंसी से। हेंस इसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है इस वेव की, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है ऑसिलेशन की। अब हमने ये देखा है जब भी चार्ज ऑसिलेट करता है एक वेव प्रोड्यूस होती है। कौन सी वेव होगी? यही वेव होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो यही है उसकी प्रोडक्शन की। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। इसके ऑसिलेट होने से इलेक्ट्रिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ओरिजिनेट होती है वो होती है एक्स रेज। दोनों में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन ये अंदर की बात है। तो अब होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे चार्ज ऑसिलेट होता है, तो हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो मैं बता दे रहा हूं। दरअसल वेव्स स्फेरिकल प्लेन्स की तरह ऐसे प्रोपोगेट होती जाती हैं, दूर तक जाती हैं, ऐसे ऐसे बड़ा 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 बनता जाता है। अब यही वेव अगर इन्फिनिटी में प्रोड्यूस हो रही है, बहुत दूर कहीं चार्ज है, उस चार्ज से वेव ऐसे आ रही है, इस फॉर्म में रही है, तो क्या होता है, इतनी दूर से जो सर्कल का कर्वेचर होता है थोड़ा प्लेन जैसा लगने लगता है। बहुत दूर पे देखेंगे कुछ ऐसे प्लेन बनने लगता है। तो जो इनकमिंग वेव्स होती हैं तो वो प्लेनर फॉर्म में होती हैं। लेकिन इनका क्या है, ये तो अभी अभी जनरेट हो रही है ना, जो वेव्स इसके कारण हो रही है, तो उनका जो शेप होता है सर्कुलर अपर्चर होता है, प्लेन। इस टर्म को कुछ कहते हैं, देखिए इसे कहते हैं वेव फ्रंट है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी के लिए मान लीजिए फिलहाल कि जो भी वेव ट्रैवल करती है तो वेव फ्रंट्स होते हैं उनके कुछ। जैसे यहाँ पे ये ओरिजिनेट हुई तो इसका स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। हाइगन्स प्रिंसिपल एक होता है, उसको किसी और वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इस हाइगन्स प्रिंसिपल से काफ़ी चीज़ें समझने में आसानी हो गई। तो इन्फिनिटी से आया तो ये पैरेलल हो गए, और ये यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है तो ये सर्कुलर हो गए, स्फेरिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों, अभी बताते हैं आपको। तो बेसिकली हमें ये पता चला कि स्कैटरिंग होती क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ इनकमिंग वेव जिसका प्लेनर वेव फ्रंट है, और री एमिशन तो एब्जॉर्ब हो गई अब तो एमिट हो रही है स्फेरिकल वेव फ्रंट वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, मतलब वेव सेम है। अब एक कंसेप्ट आता है ब्रैग प्लेन्स का। साइंटिस्ट का नाम में ब्रैग वर्ड था, तो उन्हीं को हॉनर देने के लिए तब W.L. ब्रैग ये साइंटिस्ट का नेम था, जिन्होंने ये प्लेन्स के बारे में बताया। कहाँ यूज होता है अभी पता चलेगा। तो जैसे मान लीजिए अरेंजमेंट है एटम्स का, हमने कोई प्लेन मान लिया, जैसे ये प्लेन मान लिया, ये प्लेन ले लिया है 3D में, मतलब पूरा प्लेन ऐसे अंदर ऐसे, या फिर प्लेन ऐसे ऐसे मान लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एटम बहुत बड़ा है, ऐसे प्लेन्स मान लिए, या फिर हमने प्लेन्स मान लिए इस तरीके से, मतलब ऐसे बहुत सारे एटम्स ऐसे बनते जाएंगे प्लेन्स। तो ये बेसिकली प्लेन्स के बारे में बता रहा है कि ब्रैग प्लेन्स होते क्या हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ये देख रहे हैं तो आपको इंटरफेरेंस के बारे में पता होगा। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो पाथ लेंथ होता है वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। पाथ लेंथ किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे कोई भी दो वेव ले लो, उनकी जो पाथ लेंथ है उसका डिफरेंस, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस, वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब इस केस में कैसे निकालेंगे? उसमें तो बहुत आसान था, दो वेव्स आई पैरेलल, स्लिट बनी है, हमने इंटरफेयर करा दिया। यहाँ पे क्या करें, मदद करता हूं मैं आपकी।
पहले एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एन लेमडा आया कैसे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है हमारी दो वेव्स मिली हम लोग ने इंटरवेल्स में, दो वेव्स में पढ़ा है। दो वेव्स लेते हैं, एक वेव नंबर 1 है, ये वेव नंबर 2 है। ये आई एक एटम से टकराई, फिर ये वेव एमिट हुई, फिर आई ये इससे टकराई, एब्जॉर्ब हुई, फिर ये वेव एमिट हुई। तो ये यहाँ से आई, यहाँ से गई, इन दोनों के बीच में भी पाथ डिफरेंस तो होगा। आगे जाके मान लो किसी प्लेन पे मिलती हैं ऐसे परपेंडिकुलर, तो दोनों के पाथ लेंथ में एक फर्क होगा। पाथ लेंथ एक तरीके से हम उसे फेज डिफरेंस भी बोल सकते हैं, अगर 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए, ये है हम लोग का d इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स, कंसेक्यूटिव प्लेन्स। तो ये हम लोग ने सिंपल करने के लिए प्लेन ऐसे ले लिया है। ये प्लेन है एक, दूसरा प्लेन ऐसे है, तीसरा प्लेन ऐसे है। तो प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या है, d। अब यहाँ से यहाँ तक का पार्ट बराबर है, ये एक्स्ट्रा कवर कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, d sin थीटा। पास वाला cos, दूर वाला sin, d sin थीटा। अब इधर भी देखिए, ये एक्स्ट्रा पाथ लेंथ ट्रेवल हो रही है, ये भी हो जाएगी d sin थीटा। तो इसका एक्स्ट्रा, बाकी सब बराबर है, ये हिस्सा, लेकिन इतना हिस्सा एक्स्ट्रा ट्रेवल हो रहा है इस वेव का, तो ये हो जाएगा 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लेमडा वेवलेंथ। ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कंडीशन क्यों होती है, कैसे होती है, ये इंटरफेरेंस में आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो ये जनरल फॉर्मूला हम लोग के पास आ गया। आप बहुत ही थोड़ा क्वेश्चंस लगाते भी, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थोड़े क्वेश्चंस भी लगाते हैं, तो क्वेश्चंस में एक बहुत ही ट्रिक चीज दे दी जाती है, तो उसको सीखते हैं अभी। एक चीज याद रखिएगा, हमेशा हम लोग ये थीटा एंगल इंसिडेंट रे और ब्रैग प्लेन के बीच में बनने वाला जो एंगल है उसको थीटा लेते हैं, ठीक है। अब एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें ब्रैग प्लेन टेढ़ा हो। अब इस केस में हम लोगों ने ब्रैग प्लेन ऑब्लिक लिया है इस तरीके से, तो थीटा क्या हो जाएगा, माइंडेड। थीटा क्या है, इस प्लेन का इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे से एंगल, वो क्या है, थीटा। अब है तो एक तरीके से रिफ्लेक्शन ही, बताया था टोटल एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन स्टार्टिंग में। अब यूज तो करें रिफ्लेक्शन वर्ड का, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा किससे, नॉर्मल से। ये नॉर्मल है, मैं ड्रॉ कर लिया, इमेजिनरी है, मतलब डॉटेड बनाते थे हम लोग, ठीक है। फिर ये रिफ्लेक्शन रहेगा अल्फा से, ये थीटा हो जाएगा। तो हम लोग ये देखते हैं एन लेमडा की वैल्यू 2d sin थीटा हो जाती है। ये किसके बराबर है, 2d sin थीटा कह सकते हैं cos अल्फा। अब ये मत पूछना क्यों, अब 2d cos अल्फा हो गया। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में d नहीं दिया है, अच्छा हमें कैपिटल डी दिया है, तो क्या है, बहुत आसान है। एक रिलेशन d इज इक्वल टू कैपिटल D sin अल्फा। ये प्लेन के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है, ये कैपिटल D है, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, ये एंगल अल्फा होगा। आप ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये d sin अल्फा इस स्मॉल d के बराबर होता है, रख दीजिए। इसकी वैल्यू ये हो गई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, d का क्या आ जाएगा, कैपिटल D sin अल्फा cos अल्फा इज इक्वल्स टू d cos 2 अल्फा इज इक्वल्स टू d sin 5 क्या है, 2 अल्फा हमने लिया था। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया। अब आप बहुत ही प्यारा कंसेप्ट आपने यहाँ सीखा, ऑब्लिक लेके अपनी सारी कंफ्यूजन भी दूर कर ली। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर ओवर हियर। थैंक यू।